रहनी चाहिए, हंसी मजाक होता रहना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो आप। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और समझिएगा। बहुत टाइम बाद ये फ्लो वापस आया है काम का, जिस मात्रा में मैं काम कर रही हूँ खराब तबीयत में भी पिछले 1.5-2 महीने में, है ना। कोई कह रहा दिल ना दिया, आ जाओ इधर आ जाओ, फालतू बातें करा लो आपसे, हैं। ये अजर्शन रीजन क्वेश्चन करा लो, वहां पे दिल फेफड़े सब बाहर आ जाएंगे पेपर में जब सवाल आएगा तो। देखो एक बार, गाने गाने आ रहे हैं इनको। अजर्शन यानी अभिकथन, रीजन यानी कारण। मजाक में डांट रही हूँ मैं, सीरियसली नहीं हूँ, कभी आप दिल पे ले जाओ, चक्कर वक्कर आ जाए किसी को। अजर्शन कथन क्या है भाई? इंक्लूजन मीन्स स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज लर्न इन आइसोलेटेड सेक्शंस इन अ रेगुलर स्कूल। यानी समावेशन से तात्पर्य है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, यानी वो बच्चे जो डिफिकल्टीज यानी लर्निंग डिफिकल्टीज से सफर कर रहे हैं, उनको आइसोलेशन में सिखाएं एक रेगुलर स्कूल में। आइसोलेशन, अलग अलग थलग करना अपने आप में कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मुख्य धारा का मतलब है यहाँ पे रेगुलर स्कूल। हाँ, रेगुलर स्कूल, नॉर्मल स्कूल में हर बच्चे को सिखाना है। इंक्लूजन यही कहता है, चाहे स्पेशल बच्चा हो, नॉर्मल बच्चा हो, गिफ्टेड बच्चा हो, विजुअली चैलेंज हो, लर्निंग डिफिकल्टी या लर्निंग डिसेबल्ड हो, हर तरह के बच्चे को आप रेगुलर स्कूल में सिखाएंगे, बट विद स्पेशल प्रोविजंस। जहां जरूरत है आप अपने मेथड में चेंजेस लाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं आइसोलेटेड वे में सिखाओ, कोई परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है, बस एडमिशन करा लो, तो ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। एडमिशन तो दे दिया, बट आपने कोई बहुत स्पेशल प्रोविजन नहीं किए बच्चों के लिए, तो वो गड़बड़ है मामला। तो ये अपने आप में बात नेगेटिव है, गलत है, इसका कोई भी सर पैर नहीं है। रीजन क्या है? कितने % लोग सही जवाब दे रहे हैं देख लेती हूं, चलो लेट्स सी। सच अ प्रैक्टिस प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज फॉर पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। यानी इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है, अगर आप अलग थलग उनको रखोगे, आइसोलेट करोगे, सेग्रीगेट करोगे, तो ये कठिनाई महसूस कर करके बच्चे पक्के हो जाएंगे, समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार हो जाएंगे। बकवास बात है एकदम, है ना। आपको इंक्लूजन के नाम पे बच्चे को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। बोथ ANR आर फॉल्स, जो कि आप लोग यहाँ पे कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 61%, 68 हो गया है फिर अब बढ़ करके, ठीक। कि इंक्लूजन का मतलब एजुकेशन फॉर ऑल है, सभी के लिए शिक्षा है, और जरूरत पड़ने पे आपको अपने मेथड्स में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने स्कूल के सिस्टम में चेंज करने की जरूरत है। ना कि यह है कि बच्चे को बस आइसोलेशन में एडमिशन दिला दिया, अब बच्चा बैसाखी से आता है या व्हील चेयर से आता है और उसकी क्लास रख दी 3rd फ्लोर पे, ना आपके स्कूल में लिफ्ट है, ना आपके स्कूल में रैंप है, तो ये टॉर्चर है। अगर आपने चेंज नहीं किया तो जस्ट आइसोलेशन में उसको एडमिशन दे दिया। जो स्पेशल नीड वाला बच्चा है, उसकी नीड्स को भी आपको फुलफिल करना है, मेथड्स को भी बदलना है अपने, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट हैंडल न्यू एक्सपीरियंस विद इन देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। यानी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जो स्कीमा है, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है ना, जो ओल्ड नॉलेज है, बच्चे का मेंटल स्ट्रक्चर है, मानसिक संरचना है, जब बच्चे उसमें अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते, कि जो नया एक्सपीरियंस आ रहा है वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स में, एग्जिस्टिंग में ऐड नहीं हो पा रहा, तो दे एक्सपीरियंस व्हाट, यानी जो दिमाग में है और जो दुनिया में है वो बैलेंस में नहीं है, है ना। मन में मान लिया किसी को ईश्वर, वो कह रहा है अरे कौन हो यार तुम, मैं तो जानता भी नहीं हूं। आपने अपने किसी स्टार को, किसी हीरो को कुछ भी बना लिया, आपने कहा हीरो वर्शिप कर ली कि अब तो शाहरुख खान ही है, शाहरुख खान एक दिन मिले, आपने कहा अरे सरकार आप तो, मैं तो आपको मन में भगवान मान के बैठा हूं, भाई तू है कौन के पता नहीं। अब क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम, जैसे फैन मूवी में वो दिखाया भी गया है ना, कि मतलब जो आपने मन में रियलिटी बनाई है, मन में जो मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं और जो बाहर के मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं वो मैच नहीं हो रहे। आपने या बच्चे ने बिल्ली को देख करके कुत्ता कह दिया, अब ये बैलेंस में नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में बिल्ली का स्कीमा ही नहीं है, तो अब ये डिसइक्विलिब्रियम होगा। कोई कहेगा बेटा ये बिल्ली नहीं होती, ये तो कुत्ता है, ये तो भौं भौं भी नहीं करती, या ये तो भौं भौं करता है, बिल्ली तो म्याऊं म्याऊं करती है। तो अब बच्चे के दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है असंतुलन, जो ब्रेन में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जो स्कीमा है और जो बाहर इंफॉर्मेशन है वो बैलेंस में नहीं है। तो अब यहां पे क्या हुआ है? कैन नॉट हैंडल न्यू एक्सपीरियंस विद इन देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा बना हुआ है उसमें नए अनुभव को नहीं समझ पा रहा बच्चा, क्योंकि उसके पास उसका स्कीमा ही नहीं है। तो अब या तो नया स्कीमा बनाना पड़ेगा, सबसे पहले तो हो जाएगा डिसइक्विलिब्रियम यानी असंतुलन, एंड अडेप्टेशन रिजॉर्ट टू, यानी अडेप्टेशन का सहारा लेना पड़ेगा, अनुकूलन करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा नया स्कीमा बनाने के लिए। अडेप्टेशन में ही एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आते हैं। एसिमिलेशन होता है एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ ऐड करना, और जैसे आपके ब्रेन में डॉग का स्कीमा है और आपने डॉग की कोई नई ब्रीड ऐड कर ली। एकोमोडेशन है परिवर्तन, मॉडिफिकेशन करना पुराने स्कीमा में, कि आपने देखा किसी बिल्ली को गलती से डॉग कह दिया तो आपने वो करेक्ट किया, तो आपने एकोमोडेट किया, ठीक है ना।
तो डिसइक्विलिब्रियम होगा और अडेप्टेशन लगेगा। अगर आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो पहले से मानसिक संरचना है वो नए ज्ञान को या जो भी आपके सामने इंफॉर्मेशन आई है उसको ऐड करने में या पहचानने में असमर्थ है, तो डिसइक्विलिब्रियम होगा पहले तो, क्योंकि जो आपके पास स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है वो मैच नहीं कर रही, जो बाहर की दुनिया है और आपके दिमाग की दुनिया है दोनों बैलेंस में नहीं है। ठीक, अडेप्टेशन क्या है? अब आपको अडेप्ट करना होगा। हाँ भाई, शाहरुख खान नहीं जानता मुझे, क्या बात हो गई, कोई बात नहीं, वो फैन मूवी में जो वो फैन था उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक, तो ये अडेप्टेशन वैसा ही है कि कोई बात नहीं, अच्छा ये मैंने गलती से इसको बिल्ली बोल दिया था, ये तो कुत्ता है, तो अडेप्ट कर लेंगे आप, या तो नया स्कीमा बनाएंगे या फिर पुराने स्कीमा में मॉडिफिकेशन कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। जब आप मॉडिफाई करते हैं या नया स्कीमा बनाते हैं और नई इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीम में फिट कर लेते हैं, तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं। कि दाल और चावल आपके दिमाग में स्कीमा में थे, आपने मिक्स करके खाना सीखा, एसिमिलेशन है। ठीक है ना? आपके दिमाग में पहले ये था कि जो पक्षी है, एक हेलीकॉप्टर को देख के बच्चे ने बर्ड बोल दिया, क्योंकि उसके दिमाग में बर्ड का ही स्कीमा है। अब वो चेंज करेगा जब कोई उसे बताएगा कि डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। पहले तो कि उसने बर्ड बोल दिया एक हेलीकॉप्टर को, कि ये बर्ड तो नहीं है, इसका मतलब जो दिमाग में सेटअप है वो मैच नहीं कर रहा बाहर की रियलिटी से। फिर कोई बताएगा कि ये बर्ड नहीं है, ये हेलीकॉप्टर है, इससे अलग होता है, तो बच्चे के दिमाग में क्या होगा? अब वो एकोमोडेट करेगा, मॉडिफाई करेगा पुरानी इंफॉर्मेशन को। जस्ट ऐड कर लिया तो एसिमिलेशन है, मॉडिफिकेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ तो एकोमोडेशन है, और ये दोनों आते किसके अंदर है? अडेप्टेशन के अंदर। डिसइक्विलिब्रियम तो ठीक है, बट इंटरनलाइज नहीं करेगा, यहां पे भरना दिमाग में कोई भी प्रक्रिया का पार्ट नहीं है। अडेप्टेशन ठीक था, बट डिसोनेंस नहीं है। डिसोनेंस यहां पे कोई भी सेंस बनाता नहीं है पियाजे की थ्योरी में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर। कितने % लोगों ने सही दिया है? ठीक है, मतलब आप लोग सही जवाब दे ही रहे हैं इसमें, तो बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन क्या है? गर्ल्स इन मिडिल स्कूल माइट ऑफन बी साइलेंट। ये इस बार पूछा हुआ सवाल है। अगर ये भी आपने गलत कर दिया, क्योंकि मुझे सवाल जो इस बार के महत्वपूर्ण सवाल हैं वो भी बीच बीच में आपको कराते रहना है, क्योंकि पैटर्न के टच में रहेंगे आप। अब देखो, ये पूछा हुआ सवाल है, इसमें 56% लोग ही है जो सही जवाब दे रहे हैं, बाकी सब तो एवं ही कर रहे हैं। टी शर्ट पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, कि आप पढ़ लो और पेपर नंबर ले आओ और फिर आप आओ इंटरव्यू में, हम बैठ के बातें करेंगे, आपको कौन सी टी शर्ट पसंद है, फिर मैं आपसे बातें करूंगी, गिफ्ट दे दूंगी, और बताओ है, पढ़ लो चलो। अगर हम बात करें असर्शन की या कथन की, तो माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। यानी वो टीनेज में है बच्चे, मिडिल स्कूल में वही बच्चे होते हैं ना जो टीनेज में जा रहे होते हैं लगभग, है ना? 14 साल का बच्चा है, 11 से 14 वर्ष के बीच में होगा, 6ठी से 8वीं का बच्चा है मिडिल स्टेज में, तो थोड़ा टीनेज गर्ल्स हैं, और वो कई बार साइलेंट हो सकती हैं और नॉन पार्टिसिपेटिव भी हो सकती हैं एक्टिविटीज में, डिस्कशन में। ये रिसर्च है कि जब कोई सवाल पूछा जाता है तो बहुत सारी लड़कियां हाथ ही नहीं उठाती, या लड़कियां लड़कों के मुकाबले कम हाथ उठाती है। ये पूरा सोशलाइजेशन की कहानी है कि हम जेंडर रोल टाइपिंग ऐसी करते हैं, तुम तो शांत रहो, तुम तो ज्यादा मत बोलो, तुम लड़की तो, शर्म तो लड़की का गहना है, ब्ला ब्ला शिट। तो ये सब जो चीजें हैं, ये आपकी जेंडर स्टीरियोटाइप को या लड़कियों के इन्वॉल्वमेंट को या उनके पार्टिसिपेशन को कम करती हैं। कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन उस तरह से हो रहा होता है समाज में, ये सच बात है ना? इसको हम गलत नहीं कह सकते कि मिडिल स्कूल की लड़कियां थोड़ा चुप रहती हैं कंपैरेटिवली, और कई बार पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। और कोएड स्कूल है तो फिर तो बहुत सोच समझ के पार्टिसिपेट करेंगे, गर्ल्स स्कूल है तो फिर भी एक बार को वो थोड़ा चाहती हैं कि मतलब कर लेंगी, वो कंफर्ट जोन होगा। रीजन क्या है? गिवन देयर जेनेटिक मेकअप, गर्ल्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉम्प्रिहेंड एंड कोप अप विद द चैलेंजिंग करिकुलम इन मिडिल स्कूल्स। कि मिडिल स्कूल में 6ठी से 8वीं में इतना मुश्किल करिकुलम हो जा रहा है कि वो लड़कियां सह नहीं पा रही हैं। इतना चुनौतीपूर्ण सिलेबस है, सिलेबस के चलते बेचारी बोझ से दब जा रही हैं, और उनका जेनेटिक मेकअप तो बिल्कुल नहीं झेल पा रहा। फालतू बात एकदम, कोई जेनेटिक मेकअप की प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टीरियोटाइपिंग की प्रॉब्लम है ना? तो ये कहना तो एकदम गलत है। हाँ, ये बात सही है कि पार्टिसिपेशन लड़कियों का कम है कंपैरेटिवली लड़कों की तुलना में। उसका रीजन सामाजिक ज्यादा है, जेनेटिक नहीं है। तो ए तो सही है, बट आर सही नहीं है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? सेकंड ऑप्शन कितने लोग कह रहे हैं? दे ही नहीं रहे। 28। हाँ, तो देखो आप हालत, इस बार का आया हुआ सवाल है, और ये हर बार आता है अलग अलग तरह से। कई बार कह देगा लड़कियों में एम्पैथी कम होती है या ज्यादा होती है, इसलिए वो कंफर्मिटी की शिकार हो जाती हैं, ये वो। तो आप इतने आसान सवाल में, मतलब इतना आसान भी नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें फंसने की संभावना है, बट जो पेपर में आया हुआ है, पिछले साल लेटेस्ट पेपर के क्वेश्चन आपसे अगर सॉल्व नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीखेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देखिए, ये कोई जेनेटिक मेकअप नहीं हो सकता। इनइक्वालिटी जहां भी है उसको जेनेटिक मेकअप का आप बहाना नहीं दे सकते, है ना? कि वो तो करिकुलम से डर जा रही हैं, कोप नहीं कर पा रही हैं। इंटेलिजेंस में कमी नहीं है कोई लड़कियों की, ये कोई रिसर्च नहीं कह रही है। गर्ल्स इन मिडिल स्कूल माइट ऑफन बी साइलेंट, उसके अपने रीजन हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बात सही है।
ये वैसा ही है कि एक सवाल आता है कि ज्यादातर लड़कियां जो हैं डॉल्स चूज करती हैं और लड़के जो हैं कार्स चूज करते हैं, तो ये बात सही हो सकती है क्योंकि कल्चरली ऐसा ही माहौल बना के रखा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये कोई बायोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे। तो बिल्कुल सेम सवाल है, बस भाषा बदल दी है, तो वहां भी यही होगा फिर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक क्वेश्चन जेंडर पे हर हालत में आना है, 2 भी आ जाते हैं कभी कभी। अब ये एक ऐसा सवाल है जो सदाबहार सवाल है। वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स इज अडॉप्टेड बाय अ सोशियो इकोनॉमिकली रिच फैमिली एंड द अदर बाय अ पुअर फैमिली। 2 आइडेंटिकल ट्विंस हुए। आइडेंटिकल यानी वो जुड़वा जिनकी शक्ल भी सेम है, सेक्स भी सेम है, यानी 2 भाई होंगे तो 2 भाई होंगे, 2 बहनें हैं तो 2 बहनें होंगी, और उसमें भी लगभग इनकी हेरिडिटी भी 0.89% यानी लगभग 90%, 89% के आसपास सेम होती है। पूरी तरह नहीं बट काफी हद तक सिमिलैरिटी है। अब आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे बिल्कुल, है ना, जो सेम दिखते हैं एकदम। मूवी याद दिलाओ कोई, याद नहीं आ रही, बट जुड़वा बच्चे आपने देखे ही हैं। ठीक, तो क्योंकि मैं नींद की कमी है तो नींद की कमी में चीजें याद नहीं आती हैं। एनीवे, तो सोशियो इकोनॉमिकली रिच फैमिली ने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, 2 जुड़वा बच्चे हैं। एक सर्कस करके एक मूवी आई थी रणवीर सिंह की, फ्लॉप हो गई थी, तो आपने देखी नहीं होगी, मैंने तो देख ली थी, तो मुझे तो याद है। कोई कह रहा मैं भी ट्विंस हूं, बहुत बढ़िया। करण अर्जुन, बट वो आइडेंटिकल ट्विन नहीं है, एक जैसे नहीं दिखते ना दोनों। तो बट ठीक है, मान लो कि 2 जुड़वा बच्चे हुए, एक को अमीर परिवार ने अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया, और दूसरे को गरीब परिवार ने। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व्ड अबाउट देयर आईक्यू स्कोर्स। 1 साल के बाद इन दोनों के आईक्यू स्कोर में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या अवलोकन करेंगे, बताइए जरा। हाँ, सब गलत जवाब दे रहे हैं इसमें, 61% लोग गलत जवाब ही दे रहे हैं, क्योंकि ये यही चला आ रहा है, हम इसको ऐसे ही देखते हुए आ रहे हैं। और प्रीवियस रिसर्चेस कहती भी यही थी, लेकिन जो न्यू रिसर्चेस हैं वो ये मानती हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का अच्छा खासा प्रभाव आपके आईक्यू पे पड़ सकता है इन द लॉन्ग रन। यानी जिस समय जन्म हुआ है या बच्चा 2 साल का है, तो मान लो 6 पॉइंट का अंतर है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के कारण, या 2 बच्चों में नॉर्मल डिफरेंस है, वो कई गुना, 3 गुना तक उसका इंपैक्ट लॉन्ग रन में पड़ सकता है। बहुत ज्यादा परिवर्तन ऐसा नहीं है कि आज आईक्यू क्योंकि ये दोनों बच्चे साथ में ही पैदा हुए हैं तो माँ बाप तो सेम ही है, तो उस केस में, लेकिन लॉन्ग रन में डिफरेंस आएगा, 1 साल में नहीं आएगा। इन्होंने कहा 1 साल बाद आप कंपैरिजन करा लो। देखिए, SES सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिसको कहते हैं, इसका प्रभाव नई रिसर्चेस ये कहती हैं कि पड़ता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का प्रभाव आईक्यू पे पड़ता है, क्योंकि इन बच्चों को जो रिच फैमिली में अडॉप्ट किया होगा वहां पे बेहतर एजुकेशनल एनवायरनमेंट मिलेगा, स्ट्रेस कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि खाने का रोना नहीं है वहां कि आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पिताजी शराब पी के आ रहे हैं, रोटी का पता नहीं है, माताजी घर में बर्तन मांज रही हैं, किसी तरह से काम चला रही हैं, है ना, तो स्ट्रगल्स ज्यादा हैं। अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस खराब है तो ज्यादा स्ट्रगल्स हैं, ज्यादा खराब माहौल मिलेगा, ज्यादा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगी। कितनी तरह की क्लासेस अमीर लोग अपने बच्चों के लिए लगा दे रहे हैं, स्विमिंग भी करा रहे हैं, चेस में भी भेज रहे हैं, डांस भी करा रहे हैं, म्यूजिक भी सिखा रहे हैं, है ना, और स्कूल तो जा ही रहे हैं बच्चे, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर ट्यूशन भी लगा दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो वो काम सोशियो इकोनॉमिकली पुअर जो फैमिली वो नहीं कर पाएगी। तो द बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली ग्रेटर स्कोर करेगा नहीं, 1 साल में कोई अंतर नहीं आएगा, लॉन्ग रन में आएगा। बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, इसके साथ हम जाएंगे। पहले हम भी यही माना करते थे कि भैया ये तो जो है जो सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द आईक्यू स्कोर, कि आईक्यू पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट लॉन्ग रन में पड़ जाएगा, कई पॉइंट्स का प्रभाव पड़ जाएगा। तो हम आज की डेट में इसके साथ नहीं जाएंगे। गरीब परिवार का लड़का जो है वो समृद्ध वाले को पीछे छोड़ देगा, ये वो फालतू बातें हैं, दोनों सेम स्कोर करेंगे 1 साल में, तो कुछ नहीं अंतर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू एनकरेज डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही है। अलाभान्वित या वंचित समूह वर्ग से आने वाले बच्चों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कौन सा तरीका है जो उन्हें रोज स्कूल आने में प्रोत्साहन देगा, कि अलाभान्वित वर्ग से आने वाला बच्चा, वंचित समूह से आने वाला बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर वंचित हो, सामाजिक आर्थिक स्थिति के रूप में वंचित हो, पीछे हो, उसको आप स्कूल बुलाएं, वो भी स्कूल आए। अब ऐसा हो सकता है एक बच्चा EWS कैटेगरी से स्कूल में एडमिशन लेके आया हुआ है, उसको एडमिशन तो मिल गया, बेचारी की शर्ट है जो बाकी बच्चों से हो सकता है बहुत खराब स्थिति में हो, उसका लंच बहुत पुराना सा दिखे, बाकी बच्चे उससे बात ना करना चाह रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो उसका, अब वो रेगुलर स्कूल आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा। तो अब आपको ऐसा बच्चा जो डिसएडवांटेज पोजीशन पे है उसको स्कूल में लेकर के आना है, तो आप क्या करेंगे एज अ टीचर, है ना, पेइंग रुपीज, क्योंकि सिर्फ एडमिशन देने से काम नहीं चलेगा भाई। हम कहते हैं 25% सीट दे देंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को प्राइवेट स्कूल्स में भी, RTE ये कहता है,
बट उससे काम नहीं चलेगा, आपको इन्वॉल्व भी करना है ना बच्चे को, बाकी बच्चों का एटीट्यूड भी चेंज करना है, टीचर का एटीट्यूड भी चेंज करना है। पेइंग ₹5 पर डे टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन, ये रिवॉर्ड पनिशमेंट से तो बच के रहना है, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड में हम ये बात एस्टेब्लिश कर चुके हैं, इससे कुछ होना नहीं है। ओपनिंग रेजिडेंशियल स्कूल्स, ये जवाब आप लोग 55% लोग सही दे रहे हैं कि वो बच्चे जो डिसएडवांटेज पोजीशन से आते हैं उनके लिए ये एक तरीका होता है, वन ऑफ द वेज में से, मतलब वन ऑफ द मैनी वेज में से, कि आवासीय विद्यालय खोलना, जैसे कस्तूरबा गांधी KGBV बोलते हैं ना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, या फिर आपके EMRS भी जो है डिसएडवांटेज या डेप्राइव्ड जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो क्योंकि बच्चे रहेंगे ही वहीं और वो वहीं पे पढ़ेंगे, वहीं पे सोएंगे, तो वो बात सही है। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो, नॉट अलाउइंग चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल मे बी मेड अ लीगली पनिश्ड ऑफेंस, ये करने से नहीं होगा। अ चाइल्ड कलेक्टर एम्प्लॉयड बाय द स्कूल मस्ट ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम होम्स एवरी डे, कि वो जाकर के बच्चे को कलेक्ट करने वाले की एक ड्यूटी लगाएं और वो लेकर के आए बच्चे को। इन सब ऑप्शंस में से सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही ज्यादा बेहतर है बाकियों के मुकाबले, ठीक है ना। आवासीय विद्यालय होंगे तो इनकी उपस्थिति अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि सब बच्चे वहां साथ रह रहे हैं, साथ पढ़ रहे हैं, साथ खा रहे हैं, खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, और सुविधाएं भी जो है स्कूल की तरफ से मिल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना है इसको। द अपस्केलिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन द स्कोलास्टिक एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन को स्कोलास्टिक एरियाज कैन बी जस्टिफाइड एज, यानी अपस्केल कर दिया गया है, द अपस्केलिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन द स्कोलास्टिक एरियाज, यानी जो स्कोलास्टिक एरिया होते हैं शैक्षिक पक्ष, पढ़ने लिखने से संबंधित, एकेडमिक्स से संबंधित, जो सब्जेक्ट्स में आप नंबर ला रहे हैं उससे संबंधित, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन को स्कोलास्टिक एरियाज। को स्कोलास्टिक एरिया क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, वॉट। तो बच्चा है जो को स्कोलास्टिक एरिया में बहुत अच्छा कर रहा है, यानी सह शैक्षिक पक्ष को करिकुलर एक्टिविटीज में बड़ा अच्छा है, फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता है ना, या विराट कोहली हैं जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहे हैं स्कूल में ही, तो टीचर्स ने प्रमोट करने का डिसाइड किया कि स्कोलास्टिक में भी इनको हम प्रमोट कर देंगे या अपस्केल कर देंगे या एक्सेलरेशन दे देंगे। ये बात कैसे जस्टिफाइड है एक एरिया के बेसिस पे, कि इट एंश्योर्स यूनिवर्सल रिटेंशन, सार्वभौमिक प्रतिधारण, के बस इतना तो बेसिक मिनिमम कर दो सबको, वो बात नहीं चल रही। यहां पे एक एरिया में टैलेंटेड है बच्चा, इसलिए दूसरे एरिया में अपस्केल कर रहे हैं। इट डेवलप्स रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल लेबर, नहीं। इट केटर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये बात हमें अच्छी लग रही है कि ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करता है या उनका ध्यान रखता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। कि हो सकता है कि बच्चा जो है मैथ्स में अच्छा ना हो बट स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, क्रिकेट में बहुत अच्छा है, तो स्पोर्ट्स वाले बच्चों को आप देखते हैं कोटा भी मिलता है, कई जगह पे एडमिशन्स में भी छूट मिलती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके बहुत सारी जगहों पे, है ना। जॉब्स में भी आप जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी जो है TT थे, TC टिकट कलेक्टर थे, है ना, अभी उनको ऑनरेरी एक पोस्ट मिली हुई है, लेफ्टिनेंट क्या था, लेफ्टिनेंट कर्नल की, कोलोनल बोल देते हैं, तो वो बेसिकली, या ऐसी बहुत सारी ऑनरेरी पोजीशंस आप देखते हैं कि कोई किसी ने मूवी में बहुत अच्छा किया, यानी सिनेमा के फील्ड में बहुत अच्छा किया तो उसको PhD मिल गई, डॉक्टर की उपाधि मिल गई। तो एक एरिया में को स्कोलास्टिक में मान लो अच्छा किया है तो स्कोलास्टिक में भी कोई पद या कुछ अपस्केलिंग दे दी गई है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला है। व्यक्ति जो है, अब ऐसा थोड़ी है कि अगर सचिन तेंदुलकर 10वीं पास हैं तो वो जीनियस नहीं हुए, या कोई दुनिया की यूनिवर्सिटी उनको ये कहेगी, मना करेगी कि आप यहां मत पढ़ो, या फिर हमसे अगर कोई ऑनरेरी पोजीशन देनी है तो मना करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला है। एक फील्ड में व्यक्ति ने एक्सेल किया है, बल्कि प्रेफरेंस मिलेगी ऐसे व्यक्ति को जिसने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ किया हो। इट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ कॉम्पेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन की कोई यहां पे बात है नहीं है सच। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट आर करेक्ट। विकास के बारे में सही पहलू, सही पक्ष, सही ऑप्शन फटाक से चूज करके जवाब आपको दे देना है, इधर उधर की बात नहीं करनी है, फटाफट से। हाँ, खाली छोड़ दो क्वेश्चन 30 सेकंड के लिए। लो, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ ताकि मुझे खड़े होने के लिए जगह मिल जाए और आपको पढ़ने के लिए, ठीक है जी। अब सही है, चलिए। कमेंट अभी नहीं पढ़ूंगी भाई, किसी का भी डिस्ट्रैक्शन होता है, ऑलरेडी बहुत पढ़ना पड़ता है, हमारा सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें बोलना बहुत पड़ता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, लैंग्वेज का बहुत यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट आर करेक्ट। विकास के बारे में कौन से स्टेटमेंट हैं जो सही हैं, देख लेते हैं, ठीक है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट, हाँ भाई, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है विकास की दर में, बिल्कुल सही बात है। विकास की गति सभी बच्चों में सेम नहीं होती, स्टेज या पैटर्न सेम हो सकता है, गति सेम नहीं होती। 2-1.5 साल के बच्चे भी सेम गति से नहीं, उनकी हाइट या सारी एक्टिविटीज सेम डे पे नहीं शुरू कर देंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिटरमिन्ड सोनली बाय जेनेटिक्स, ये नहीं कह सकते। एनवायरमेंट का भी रोल है, अगर एक्टिविटी नहीं करेंगे तो प्याजे की तो पूरी स्टेजेस फेल हो जाएंगी,
एनवायरमेंट में अगर एक्टिविटी नहीं करेगा दिमाग का विकास, तो एनवायरमेंट भी तो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जेनेटिक्स थोड़ी करेगा। आईक्यू के केस में आप बहुत हद तक कह सकते हो, लेकिन उसमें भी अच्छा खासा प्रभाव है अगर बाद में अच्छा एनवायरमेंट, सोलली नहीं कह सकते आप, है ना, मेजरली कह दो, वट एवर कह दो, बस सोलली नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से जेनेटिक्स ही है, तो फिर तो एनवायरमेंट बंद कर दो, सारे स्कूल बंद कर दो, सारी एक्टिविटी बंद करा दो, कुछ मत कराओ, बच्चे का दिमाग के विकास पे जोर ही मत दो, अगर ऐसा है तो। डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न, आप अंदाजा लगा सकते हो कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं, दूध के दांत निकल रहे हैं, या दूध के दांत गिर रहे हैं, तो आप पक्के दांत आएंगे, अंदाजा देखते हुए। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, विकास के सारे पहलू आपस में जुड़े हुए हैं, तो सेकंड को छोड़ के बाकी सब सही है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर, जो कि आप लोग 61% लोग दे भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस्ड डेवलपमेंट, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए पियाजे की 4 स्टेजेस अलग हैं, 4 फैक्टर्स अलग हैं, ये मैं बहुत सालों से करा रही हूँ, जब सिर्फ स्टेज की बात करते थे हम बाकी लोग, तो ये 4 फैक्टर्स हैं, ये मैं हमेशा थियरी शुरू करने से पहले पढ़ाती हूँ, या हम डिस्कस करते हैं, आज भी ऑफलाइन में पियाजे हम कर रहे थे तो ये हमने डिस्कस किया था, है ना। ये इनका क्वेश्चन पढ़ लेना यार, क्या कह रही हैं, बता देना कोई सॉल्यूशन हो तो इनको। अभी मैं एक्स्ट्रा कोई सवाल नहीं लूंगी भाई, फिर भी पढ़ लेती हूँ, आपने पूछा है तो। पानी पीते हुए, मैम फॉर्म फिलअप करते टाइम आधार का एक डिजिट गलत हो गया है, करेक्शन विंडो ओपन हुआ बट आधार करेक्शन ऑप्शन नहीं है। अब तो क्या ही कर सकते हो, बाद में एफिडेविट लग जाए, कोई समाधान निकल जाए तो देखो, नहीं तो ये बड़ा ब्लंडर ही है, ये मतलब मिस्टेक नहीं है, ब्लंडर ही है। क्योंकि करेक्शन में भी ना वो बेसिक डिटेल्स चेंज करने का ऑप्शन देते नहीं है जनरली। चलिए समझते हैं। 71%। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 फैक्टर्स, कितने लोग दे रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन। देखो इसकी सिंपल ट्रिक है, MESE, है ना, मैचुरेशन, यस, इसको हेरिडिटी भी कह सकते हो, एक्टिविटी, मैचुरेशन, M फॉर मैचुरेशन, E फॉर एक्सपीरियंस, जिसको एक्टिविटी भी कह देते हैं कि बच्चा, और सोशल एक्सपीरियंस, बच्चा सोशली भी अनुभव तो करेगा ही, और इक्विलिब्रेशन, ये 4 फैक्टर्स हैं जिनकी बात पियाजे करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज इन 4 फैक्टर्स में नहीं है, कल्चर की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन की वो बात कर रहे हैं, लेकिन उतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितना पियाजे वाइगॉत्स्की देते हैं, और ये इन्होंने बस 4 फैक्टर में ही बात की है, बाकी आपको कोई खास नजर नहीं आएगी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात पियाजे वाइगॉत्स्की करेंगे ही नहीं। ऑब्जर्वेशन, अटेंशन, रिटेंशन, मेमोरी, ये सब तो फालतू बातें हो गई, ठीक है ना, मतलब ये यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, दूसरी थियरी में आती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, और 4 स्टेजेस कौन सी हैं, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 फैक्टर्स हैं। मैचुरेशन, एक्सपीरियंस या एक्टिविटी कह लो, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रेशन, जिसमें अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, अडेप्टेशन में एसिमुलेशन और एकोमोडेशन आता है। एनीवे, आते हैं असेसमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन सच अ मैनर, आकलन को कैसे सूचित करें या कैसे रिपोर्ट करें, क्या आपने असेस किया है बच्चे को, कराऊंगी यार हिंदी, हाँ, अपियरिंग स्टूडेंट्स सीटेट बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें कोई भी दो राय है ही नहीं, NCTE ने 2023 में ही आई थिंक वो क्लियर कर दिया, 23 या 21 में ही वो क्लियरिटी है उस पर, अगर आपको एक दिन भी हुआ है अपना DLED BTC BEd करते हुए तो आप सीटेट भर सकते हो, है ना। अब देखो इसमें सवाल फटाफट से सॉल्व करो फिर बातें करना। असेसमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन सच अ मैनर, कैसे रिपोर्ट करें असेसमेंट को, आकलन को, मूल्यांकन भी नहीं आकलन कहिए इसको, मूल्यांकन होता है इवेल्युएशन, वो इससे थोड़ा बड़ा है, असेसमेंट कंपैरेटिवली छोटी प्रोसेस है। इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट द स्टूडेंट्स कैन नॉट डू, ऐसा कोई असेसमेंट नहीं है, ये कोई जजमेंट पास नहीं करना है आपको। इट स्पेसिफाइज द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर्स, वो भी अपने आप में यहाँ पे ये नॉर्मेटिव या नॉर्म असेसमेंट की बात नहीं हो रही है, NRT नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात नहीं हो रही है। इट डिटेल्स व्हाट एंड हाउ द स्टूडेंट हैज बीन लर्निंग, हाँ बच्चा कैसे सीख रहा है और क्या सीखा है उसने, ये आकलन में पता लगेगा आपको, कि आपने पोल में जवाब दिया तो पता लगेगा किस टॉपिक में कहाँ आपको समस्या आ रही है, आप पढ़ के गलत कहाँ समझ रहे हैं, जो इतने लोग गलत जवाब दे रहे हैं, हालांकि इसमें आपने ठीक जवाब दिया है। इट डिस्क्राइब्स द स्टूडेंट विद एप्रोप्रिएट लेबल्स, लेबल्स लगाना, ठप्पा लगाना बच्चे को स्लो लर्नर या फास्ट लर्नर मार्क करना, वो गलत बात है। तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर, जो कि आप लोग ऑलरेडी दे रहे हैं, तो इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत हमको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, NEP पे क्वेश्चन जब ऑनलाइन पेपर हुआ था तो तब आए थे, तो अभी भी आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप पढ़ के जाइए, इसको जरूरी है। what should the holistic 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड या रिपोर्ट कार्ड की बात हुई है, वो क्या प्रपोज करता है बताइए। कैप से याद रख सकते हो, CAP, फटाफट से बताओ। 58% लोग सेकेंड ऑप्शन
दे रहे हैं जवाब में। देखिएगा, कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद द मार्क्स अक्रॉस द स्टेट, बाकी बच्चों से कंपेयर करना कोई भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है असेसमेंट का, और इसको 360 डिग्री तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, चहुमुखी आकलन की बात हो रही है। प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स इन द कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, बिल्कुल सही बात है, बच्चे के दिमाग, उसका दिल यानी इमोशंस जुड़े हुए हैं कि नहीं लर्निंग में, और साइकोमोटर यानी फिजिकल एक्टिविटी या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लर्निंग बाय डूइंग करके वो सीख रहा है कि नहीं। इन तीनों पहलुओं को जब आप जोड़ करके एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे तो उसको 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कह रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हैंड, हार्ट और हेड की शिक्षा भी कह रहे थे महात्मा गांधी। यानी बच्चे का दिमाग जिसको कॉग्निशन कहते हैं, इमोशंस अफेक्टिव डोमेन यानी बच्चे का दिल, इमोशंस जुड़े हुए हो लर्निंग में, और साइकोमोटर या हैंड जिसको कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी करके भी वो सीख रहा हो, तो वो प्रोग्रेस कार्ड जो है 360 डिग्री हो जाएगा, यानी दिमाग, दिल और एक्टिविटी, शरीर सब शामिल है सीखने में। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, लेबलिंग अपने आप में नेगेटिव है, कल भी हमने डिस्कस किया था। प्रॉब्लम एरियाज इन द स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन दैट द पेरेंट्स नीड टू वर्क अपॉन, बच्चे के पेरेंट्स को काम नहीं देते आप, पेरेंट्स में कमी नहीं निकालते आप, सिस्टम में देखते हैं। तो ये जो है सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे सिंपल जवाब। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग की जब हम बात कर रहे हैं तो इनके बारे में कौन सा एक कथन है जो सही है, पोल में फटाक से जवाब देंगे। डिड नॉट रेफर टू पियाजेस थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, या फिर प्रपोज्ड 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 जनरल लेवल्स, 3 जनरल लेवल्स में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं, तो ये तो हो गया देखो बिल्कुल गलत। कंडक्टेड रिसर्च ऑन चिल्ड्रन बाय प्रेजेंटिंग देम विद अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइंस डिलेमा, यानी एक रिसर्च कंडक्ट की, एक अनुसंधान कंडक्ट किया, एक काल्पनिक स्थिति देकर के हाइंस की डिलेमा या हिंज की दुविधा, कि हिंज की जो वाइफ है उसकी डेथ हो जाएगी, यदि उसके पास एक ही चांस है या एक ही तरीका है हिंज के पास या हाइंस के पास अपनी वाइफ को बचाने का कि वो चोरी कर ले, तो उसमें सही गलत की नैतिकता पे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए, ये बात सही है। आर्ग्यूज दैट मॉरलिटी इन गर्ल्स एंड बॉयज प्रोग्रेस डिफरेंटली इन द कोर्स ऑफ देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये तो इनका क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने जेंडर बायस थियरी बनाई है, फीमेल्स किस तरह से सही और गलत को अप्रोच करती हैं उस पर ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ मेल सैंपल्स थे इनकी थियरी में, तो ये कहना तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही बात सही है कि कंडक्टेड रिसर्च ऑन चिल्ड्रन बाय प्रेजेंटिंग देम विद अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उनको बहुत सारी परिकल्पनात्मक सिचुएशंस देके कि ये होगा तो ये होगा, 2 लोग होंगे तो किसको बचाओगे, है ना। जैसे आप देखते हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यूज में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे हाइपोथेटिकल, कि एक तरफ आपको जो है ईमानदारी बचानी है, दूसरी तरफ सिस्टम बचाना है, फलाना ढिमका, 50 तरह की चीजें हो सकती हैं, कि आपको रिश्वत लेने के अलावा कोई चांस नहीं मिल रहा या लेनी ही पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर है और आपको वो गलत काम नहीं करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो 2 दुविधा वाली सिचुएशन आपको दी जाती है, मॉरल डिलेमा वाली, तो वही इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट को चेक करने के लिए ऐसी मॉरल डिलेमा वाली बहुत सारी सिचुएशंस दी थी, जिसमें से हाइंस एक है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे डिड नॉट रेफर टू पियाजेस थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये कहना गलत होगा, क्योंकि पियाजे की जो थियरी है मॉरल डेवलपमेंट की, उसको इन्होंने रेफरेंस बना करके अपनी एक नई थियरी दी थी, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि पियाजे को रेफर नहीं किया था। ये वैसा ही है कि अब मैं कहूंगी तो विवाद होगा, है ना, कि आप जो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे ली, बहुत ज्यादा आज बोलने का मन नहीं है यार, बहुत थकी हुई, किसी और दिन बोलूंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, टेक्स्ट बुक डेपिक्शन ऑफ विमेन विद फेमिनिन ट्रेट्स सच एज नर्चरिंग, केयरिंग एंड इमोशनल आर एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताएं, कि जैसे जो हम फेमिनिन ट्रेट्स जिनको हम लेबल करते हैं, जैसे नर्चरिंग होना, केयरिंग होना और इमोशनल होना, कि बड़ी इमोशनल होती हैं, ये सब डिपिक्शन टेक्स्ट बुक्स में दिखाई जा रही है, कि जहां केयर की बात आ रही है, इमोशनल होने की बात आ रही है, तो माँ का कैरेक्टर ही ऐसा बना दिया कि वो तो बेचारी सेक्रीफाइस ही करेगी, उसका अपना कोई जीवन नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपना जीवन वो जिएगी नहीं, बस बच्चों के लिए जिएगी, है ना। और बच्चों की सारी जिम्मेदारी माता की ही है, उनको खिलाना पिलाना व्हाटएवर नर्चर करना, पिताजी का उसमें बस इतना ही रोल है कि वो पैसे कमा के लाते हैं। अब माता भी पैसे कमा के ला रही है, तो फिर पिताजी का क्या रोल बचा, खत्म करते हैं रोल, नहीं, उनको भी फेमिनिन ट्रेट्स और मस्कुलिन ट्रेट्स दोनों का बैलेंस है हर एक व्यक्ति, या होना चाहिए, जिसको हम एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी बोल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम अगर सिर्फ डिपिक्शन दिखाएंगे किताबों में कि फेमिनिन ट्रेट्स तो वो होते हैं जो नर्चरिंग होती हैं, केयरिंग होती हैं, इमोशनल होती हैं, रोने लग जाएं छोटी सी बात पे, है ना, और सिर्फ महिलाएं ही रोती हैं, ये सब जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप की तरफ हमें लेकर के जा रहे हैं, ये डिपिक्शन सही नहीं है ना। पोर्ट्रेयल ऑफ इनेट एबिलिटीज ऑफ वुमेन, ये तो इनेट एबिलिटी कोई बात ही नहीं है, इक्वालिटी इक्विटी तो कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि पुरुष भी रो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं, नर्चरिंग हो सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कहता है, क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स कैन बी असेस्ड बाय, यानी समालोचनात्मक चिंतन जिसकी बात 21वीं शताब्दी के कौशलों में इसको शामिल किया जाता है, 21st सेंचुरी स्किल्स में क्रिटिकल थिंकिंग को, तो इसका आकलन किस प्रकार किया जा सकता है कि बच्चे सोच रहे हैं, जहां बच्चे के दिमाग पे जोर पड़े
वो दिशाओं में सोचे, वही आंसर आपको इन चारों में से सही मिल जाएगा। सिर्फ रिकॉल एबिलिटी के बेटा याद करके बताओ नाउन की क्या डेफिनेशन होती है, इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, बस आपका मेमोराइजेशन लगा है ना। फिर आता है एनालाइजिंग देयर इंटरप्रिटेशन स्किल्स, उनके विवेचनात्मक कौशलों की विश्लेषण के द्वारा आप पता लगा पाएंगे कितना बेहतर एनालिसिस करते हैं, सारे पहलुओं को खोल करके समझ पाते हैं, तो उससे समझ में आएगा जितना बेहतर एनालिसिस है जिस बच्चे का, तो क्रिटिकल थिंकिंग वो अच्छी कर पा रहा है, हर एक पहलू से किसी चीज को देख पा रहा है जो क्रिटिकल थिंकिंग में होता है कि फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है। मेजरिंग देयर स्पीड ऑफ कॉपिंग, कितने बढ़िया नकल करते हैं, एक्यूरेसी कितनी है स्पेलिंग की, तो हो सकता है बहुत शुद्ध लिखता हो वर्तनी, लेकिन दिमाग चलाने को कहें तो ना चलाता हो। सिर्फ सुंदर राइटिंग शुद्ध वर्तनी से क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो जाएगी, दिमाग पे जोर जब तक नहीं पड़ रहा, दिशाओं में नहीं सोच पा रहा, तब तक दिक्कत है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है, इन द लाइट ऑफ कॉन्टेम्पररी थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस सच एज दैट ऑफ हार्वर्ड गार्डनर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यानी गार्डनर की थियरी के अनुसार अगर हम माने, जो समकालीन थियरी है, जो आज के समय में मॉडर्न डे में जिस तरह से इंटेलिजेंस को देखते हैं, तो कौन सा तरीका है, कौन सी एंगेजमेंट, कहां एंगेजमेंट, माफी, बहुत खर्चा किया है, अपने पैसे से लिए भाई, कोई एंगेजमेंट रिंग नहीं है, गलत ना समझें, है ना। देखो, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फूल भेजने लग गए हो, कमाल कर दियो हो। मतलब इंसान को अधिकार नहीं है अपनी कमाई से एक अंगूठी पहन ले, उसका मन हो तो। मैं वैसे ही नहीं पहनती हूँ, कंफर्टेबल नहीं होता है, ट्रैवल कर रही हूँ भूल जाऊंगी तो इसलिए पहन ली है। देखो एक बार, अगर हम देखें यहाँ पे, तो इन द लाइट ऑफ कॉन्टेम्पररी थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस सच एज दैट ऑफ हार्वर्ड गार्डनर, इंटेलिजेंस के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है? तो इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट, यही सही नहीं है कि टेस्ट के द्वारा आप इंटेलिजेंस को माप सकते हो, क्योंकि गार्डनर तो कह रहे हैं मल्टीपल तरीके से व्यक्ति इंटेलिजेंट हो सकता है, जरूरी नहीं टेस्ट से ही आप माप सको। वो म्यूजिक में इंटेलिजेंट हो सकता है, वो गार्डन यानी नेचर को समझने में इंटेलिजेंट हो सकता है, ठीक है ना। इंटेलिजेंस कॉम्प्राइजेस ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस, जो कि 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की भी है, ये सही है, लेकिन हमको गलत चाहिए, नॉट लिखा हुआ है ना। इंटेलिजेंस इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी और एनवायरमेंट का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, सही बात है। इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट, अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, बुद्धि को बेहतर किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, व्हाट आर द आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स विद डिसलेक्सिया, यानी किसी बच्चे को यदि पठन वैकल्य है, डिसलेक्सिया है, तो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशेषता क्या होगी, कैसे पहचानोगे बच्चे को? भाई आप टीचर हो, आपको डिसलेक्सिक बच्चे की पहचान करनी है, कैसे पहचानोगे? बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ। स्ट्रगल विद वर्ड रिकॉग्निशन, डिकोडिंग एंड स्पेलिंग, हाँ, वर्ड्स को पहचानने में, डिकोड करने में, स्पेलिंग समझने में, ये सब दिक्कतें आती हैं बच्चे को। 100 को वॉज पढ़ सकता है, डॉग को गॉड पढ़ सकता है, 6 को 9 पढ़ सकता है, तो ये कई बार रिवर्स में, या जिसको हम कहते हैं मिरर में दिखती हैं चीजें, उल्टा पढ़ता है, कई बार न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ सकता है ना। और स्पेलिंग में या रिकॉग्निशन में ब्रेन में उसके इंफॉर्मेशन अलग से प्रोसेस हो रही होती है, तो उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। ईशान अवस्थी याद कर लो, तारे जमीन पर। इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी, ये एडीएचडी में होता है, ना कि डिसलेक्सिया में। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है। ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो क्रिएटिविटी का ही एग्जांपल है। डिफिकल्टी इन मसल कंट्रोल, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ये कई जगहों पे हो सकता है। ये ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो सकती है, ये डिस्प्रैक्सिया हो सकता है, जिसमें चलने फिरने या बेसिक मोटर एक्टिविटीज में बच्चे को दिक्कत आ सकती है, डिस्प्रैक्सिया हो सकता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और नेक्स्ट सवाल क्या कहता है फटाक से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, असर्शन रीजन, आपका फेवरेट सवाल। जवाब दीजिएगा। कथन क्या है? टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन लर्नर्स, अ टीचर ब्रिंग सेवरल न्यूज़पेपर्स मेंशनिंग द सेम न्यूज एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू डिस्कस इट इन ग्रुप्स। यानी बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन, अलग अलग पहलू से किसी चीज को देखने की क्षमता विकसित हो सके, तो सेम न्यूज के या सेम आर्टिकल अलग अलग न्यूज़पेपर में जो आया हुआ है, टीचर क्लासरूम में लेकर के आता है कि भाई ये हिंदुस्तान टाइम ने छापा है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, ये द हिंदू ने छापा है, ये दैनिक जागरण ने छापा है, ये कौन सा पढ़ते थे आप वो यूपीएससी तैयारी में? कोई तो सत्ता वत्ता कुछ समथिंग, जनसत्ता, है ना। और वो कि ये अमर उजाला में आता है, सेम न्यूज है कि देश में मान लो एसएससी का प्रदर्शन हुआ है, अलग अलग लोगों ने छापा है उसको, अलग अलग आर्टिकल्स आए हैं, परिपेक्ष अलग होगा। या अरावली की जो बात चल रही है, तो वो अलग अलग न्यूज़पेपर में, अलग अलग चैनल्स पे भी आप सेम क्वेश्चन भी देखोगे, तो हर एक टीचर भी अपने तरीके से कराएगा, अगर ओरिजिनल तरीका अपना कुछ है तो,
ठीक, तो ये बच्चे को अलग अलग पहलू से किसी चीज को देखने का मौका मिलेगा, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होगी। बिल्कुल सही बात है कि किसी चीज को कहने के कितने पहलू हो सकते हैं किसी चीज में, ये वो समझ पाएगा। एनालिसिस के माध्यम से क्रिटिकल थिंकिंग जगेगी, ये बात सही है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा। रीजन क्या है इसका, यानी ये तो ट्रू हो गया। रीजन है, अब जब जैसे ये ट्रू हुआ तो अभी तो कोई ऑप्शन नहीं, हटा ही नहीं सकते, सब जगह ट्रू ही है। टेक्स्ट बुक कैन बी द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इन अ मिडिल ग्रेड। भाई ये न्यूज़पेपर की कटिंग लाने की जरूरत नहीं थी अगर एकमात्र सर्वो सर्वा जो है टेक्स्ट बुक ही थी। टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रिसोर्सेज। डी एम्फेसाइज कराना है टेक्स्ट बुक को, ऐसा नहीं है कि एकमात्र सोर्स बना देना है क्लास में। न्यूज़पेपर की कटिंग से लेके और आपके फ्लैश कार्ड से लेके, चार्ट से लेके, एक्टिविटी से लेकर के, वीडियोस से लेकर के, क्लिप्स से लेकर के 50 तरीके से सिखाने के, इंटरनेट के माध्यम से, है ना। एकमात्र तरीका नहीं है, एकमात्र संसाधन नहीं है जो टेक्स्ट बुक है या पाठ्य पुस्तक है। कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन है, वन ऑफ द रिसोर्सेज है, नॉट द ओनली रिसोर्स। वैसे भी ये ओनली वाले से तो आपको बचना ही होता है, कल टैग वर्ड्स में भी बताया था, तो ये तो गलत हो गया। तो ए सही है, आर सही नहीं है, तो बोथ तो सही हो ही नहीं सकते किसी भी हालत में, तो ऑप्शन ही एक बचता है, थर्ड ऑप्शन। कितने लोग दे पा रहे हैं, 79% लोग सही जवाब दे रहे हैं। देख रहे हो क्रिटिकल थिंकिंग एक तो आपको डेवलप कराने का एक तरीका पता लगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन प्लांट्स a teacher noticed that several students have misconceptions related to this concept. In this context the teacher should। भाई आपने चर्चा करते हुए पाया, पौधों का एक टॉपिक चल रहा है और आपने इस पे चर्चा करते हुए पाया कि बच्चों के बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन या नाइव कॉन्सेप्शन या रॉन्ग कॉन्सेप्शन, तो हम उनको नहीं बोलते, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन बोलते हैं, वैकल्पिक अवधारणाएं बनी हुई हैं, सहज अनुभवों के आधार पर उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव्स बनाए हुए हैं जो शायद लॉजिकली फैक्चुअली करेक्ट ना हो। तो अब आप क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई देयर मिसकंसेप्शन एंड रिकंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को उनके जो मिसकंसेप्शन बन गए हैं, नाइव कॉन्सेप्शन बन गए हैं जो साइंटिफिकली ट्रू नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करने में, उनको करेक्ट करने में हेल्प करेंगे, पनिश नहीं करेंगे बच्चे को, ये बेकार की बात है। पॉइंट आउट करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्डली एंड गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन, रोट मेमोराइज करा देंगे, ये तो बेकार बात है, अपने आप में नेगेटिव टर्म साफ साफ लिखा हुआ। लेबल करेंगे बच्चे को, ये तो आप आंख बंद करके जो है फर्स्ट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। 91% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर, शुड कंपटीशन बी यूज्ड एज मोटिवेटर टू एनहेंस लर्निंग। क्या प्रतिस्पर्धा के द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कंपटीशन को आप यूज कर रहे हैं एक मोटिवेटर के रूप में कि देखो मैं इससे आगे जाऊंगा, मैं इससे आगे जाऊंगा। टीचर्स ही लगे रहते हैं आपस में, है ना, कि वो वाली मैडम से ज्यादा हम कराएंगे, हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं, सब अपने आप में बेस्ट हैं, अपने ही मुंह से मियां मिट्ठू बने जा रहे हैं। ठीक, तो ये जो है शुड कंपटीशन बी यूज्ड एज मोटिवेटर टू एनहेंस लर्निंग, यानी शर्मा जी के बेटे से वर्मा जी की बेटी को कंपीट कराते रहो और इससे जो है लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कोई कुछ शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको ये ठीक लगे, लेकिन ये बच्चों को खोखला कर देगी लॉन्ग रन में। अगर आप सिर्फ कंपीट ही करते रहते हैं दूसरों को देख करके, तो आप जी नहीं पाएंगे कभी भी। फिर आप में क्या बेहतर है, आप कौन है, ये कभी देख ही नहीं पाएंगे, बस आप कॉपी करते रहेंगे और दूसरे से तेज भागने की कोशिश में एक दिन टाटा बाय बाय फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि फिनिश लाइन तो है ही। तो ये कंपटीशन को बढ़ावा देना हम अच्छा नहीं मानते। कल ही हमने बात की थी, कोऑपरेशन को बढ़ावा देते हैं हम, कंपटीशन को नहीं। तो यस इट हेल्प्स टू कंपेयर, स्पेशली स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में, यस इट हेल्प्स टू कंपेयर या पेडागोजिकल जो लेटेस्ट वेज हैं उनके अकॉर्डिंग हेल्प करने में मदद करता है। नहीं, यस के साथ तो जाना ही नहीं है, कंपटीशन को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, ये तरीका सही नहीं है। नो इट क्रिएट्स अ नेगेटिव ईथॉस इन क्लासरूम थ्रू अननेसेसरी सोशल कंपैरिजंस बेस्ड ऑन एबिलिटी। ये क्षमता के आधार पे आप बच्चे पे ठप्पा लगा दे रहे हो और नेगेटिव ईथॉस बन रहा है, नकारात्मक एनर्जी बन रही है क्लास में, बच्चे एक दूसरे को देख के राजी नहीं है ना। पता चला किसी बच्चे को धक्का दे दिया, कहीं कुछ कर दिया, किसी बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया, क्योंकि कुछ भी करके कॉम्पिटिशन की भावना इतनी ज्यादा है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, गला काट प्रतिस्पर्धा। भाई आप क्रिकेट मैच भी देख रहे हैं, उसके बाद मैच जब ओवर हो जा रहा है तो दोनों टीम क्यों हाथ मिलाते हुए दिखाई जा रही है, कि गेम है, ये स्पिरिट ऑफ द गेम है, कि टॉलरेट करना आप सीख पा रहे हो, कोऑपरेट करना आप सीख पा रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो, फिर भी हार सकते हो, हार जीत गेम में लगी रहती है, ये सीख रहे हो। तो हैंडशेक कर रहे हैं, चाहे आपका अंदर से आप रो रहे हो कि वर्ल्ड कप हार गए, तो वो स्पिरिट ऑफ द गेम है। तो क्योंकि उससे फिर क्या होगा, नेगेटिव ईथॉस क्रिएट हो जाएगा अगर हम सिर्फ यही भावना रखेंगे। तो दूसरी जगह भी नो है, बट रीजन क्या दिया है, इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। ये तो बकवास बात है कि सिर्फ स्पेशल नीड वाले बच्चों को कंपीट कराओ, बेकार बात। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। वैसे भी ये ओनली वाले ऑप्शन से आपको बचना ही होता है, ये कोई किसी का भला इसमें होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मेटाकॉग्निटिव कैपेसिटीज, यानी परासंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत कहां कौन से ऑप्शन में पड़ेगी। मेटाकॉग्निटिव मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, बियॉन्ड थिंकिंग, प्लानिंग, रिव्यूइंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, इन सब में मेटाकॉग्निशन की जरूरत पड़ती है, कि आप देख पा रहे हैं कि आप में कमियां कहां हैं, तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को पहचान करके आप
प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो ये मेटाकॉग्निशन का यूज कर रहे हैं आप, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग के भी एक स्टेप परे चले जा रहे हैं। डिस्क्राइबिंग स्टेप्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, रिफ्लेक्टिंग ऑन, ये तो डिस्क्राइब करना है, इसमें तो कॉग्निशन लगेगा कि आपने व्याख्यान कर दिया, विवरण कर दिया। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कोई एक्स्ट्रा लेवल ऑफ थिंकिंग लगी है इसमें? नहीं, थिंकिंग लगी है बस, जो कि कॉग्निशन का पार्ट है, रिफ्लेक्ट कॉग्निटिव एक्टिविटी है। रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस ओन स्ट्रेटेजीज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जैसे ही रिफ्लेक्ट करने की बात आएगी, प्लान करने की बात आएगी, रिव्यू करने की बात आएगी, स्ट्रेटेजाइज करने की बात आएगी, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, ये सब जो है अपनी स्ट्रेंथ को लेके, अपनी वीकनेस को लेके अवेयरनेस की बात आएगी, तो हम कहेंगे हाँ मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल यहां हो रहा है, जो कि 90% लोग सही जवाब दे रहे हैं। रिपीटिंग द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर ऑफ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिपीट करने में कोई कॉग्निशन नहीं लग रहा है, ये तो रट्टाफिकेशन है, रिकॉल करना भी रट्टाफिकेशन है, तो सेकंड ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर यहां बचता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या कहता है भाई, 20वां सवाल फटाक से जवाब देंगे, बहुत आसान सवाल है। द डेवलपमेंट पीरियड इन विच इंटरनलाइज्ड नॉर्म्स are questioned and the opinions of the peer group usually become more important than family is called what stage? यानी विकास की कौन सी अवधि है जहां आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है, यानी इंटरनलाइज्ड नॉर्म्स, कि हमने मान लिया है भाई हमारे घर में तो ब्लैक गाड़ी नहीं लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है, तो मेरे एक दो दोस्त हैं जिनके यहाँ ये होता है, तो या किसी घर में पर्टिकुलर दिन को जो है कपड़े नहीं धुलते हैं, है ना, या फिर और 50 तरह की चीजें हो सकती हैं अलग अलग रिलीजन में, या जो भी नॉर्म्स चले आ रहे हैं उस समाज में, उनको जो इंटरनलाइज नॉर्म्स है, अब बच्चा उनको क्वेश्चन कर रहा है कि यार ये क्यों है, इनका कोई मतलब भी है या नहीं है, बस चले आ रहे हैं, है ना, कोई रीजन है इसके पीछे, कोई साइंटिफिक रीजन है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो नहीं जाना है आगे, बच्चा क्वेश्चन कर रहा है इनको। एंड द ओपिनियंस ऑफ द पीयर ग्रुप, जो उसके दोस्त हैं उनकी जो ओपिनियन है, उनका जो थॉट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है परिवार से, वो परिवार से लड़ लेगा, दोस्तों की मानेगा, दोस्तों में रहना ज्यादा पसंद करेगा। सिंपल एडोलेसेंस है ये, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट है, विद्रोह की भावना है ना। एडोलेसेंस 12 से 18 और पीयर ग्रुप का तो एक्सट्रीम प्रभाव होता ही है, ठीक। तो ये एक बात हुई, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट। अगर हम देखते हैं यहां तो ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 21, सीइंग दैट देयर सन रवि वाज इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड कुड रीड एट द एज ऑफ 3। पेरेंट्स ने देखा रवि के कि उनका बच्चा रवि जो है 3 साल की उम्र में ही पढ़ना जो है शुरू कर चुका था और इंटरेस्टेड था रीडिंग में, किताबों को देख करके जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया उसने। हिज पेरेंट्स गॉट हिम अ लॉट ऑफ बुक्स। अब ये देख करके बच्चे को प्रिडिक्ट किया उन्होंने कि यार ये तो इस फील्ड में अच्छा कर सकता है, तो पेरेंट्स जो है कई सारी बुक्स लेकर के आगे बच्चे के लिए, रीडिंग बुक्स होती हैं, बड़ी बड़ी पिक्चर्स होती है उनमें, है ना। ड्यू टू हिज पेरेंट्स एनकरेजमेंट रवीज रीडिंग वाज वे एडवांस्ड एज पर हिज एज। अब पेरेंट्स ने क्योंकि एनकरेज किया, बच्चों को देखा कि क्रिकेट बचपन में किसी ने देखा होगा विराट कोहली को खेलते हुए, तो एकेडमी ले गए, तो टैलेंट को देख के ये रिकॉग्नाइज कर पाना कि बच्चे में कोई क्षमता है, टैलेंट है, हेरिडेटरी है, कुछ हद तक नेचुरल टैलेंट है, अब उसको एनवायरमेंट भी वैसा ही दे रहे हो, तो ये तो अच्छी बात है। इससे क्या होगा, बच्चा बाकी अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा तेजी से पढ़ पा रहा है क्योंकि उसका इंटरेस्ट था उस तरफ और एनवायरमेंट भी अच्छा मिल गया। इट्स लाइक स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स पर्सन बोलना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन हैं दोनों माँ बाप किसी बच्ची के, और उनका जो बच्चा है, बेटा है या बेटी है, वो अगर उसको थोड़ा एनवायरमेंट अच्छा दिया जाए तो संभावना है, क्योंकि हेरिडिटी से उसके पास क्षमता है और एनवायरमेंट भी अच्छा मिल जाए तो बेहतर कर सकता है। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल। अब इसका मतलब नहीं है हर एक स्पोर्ट में, फिर उसका इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा किस तरफ है, ठीक है ना। चलिए खैर, अब इस पे बढ़ेंगे आगे और समझेंगे कौन हर्ट हो गया ये। अच्छा, ये कहने से कुछ होता नहीं है पेन किलर, है ना। बहुत बार सिस्टम बदलने की आप कोशिश करते हो और इस चीज का तो कोई भी वो नहीं होता, क्योंकि अगर डेट एक्सटेंड हो गई है, अब हम ये कह ही नहीं सकते कि भाई हमारा फॉर्म रह गया था, समझ रहे हो। देखिएगा, सिस्टम ऐसे चलता नहीं जैसे हम सोचते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल। क्या कौन सा प्रिंसिपल है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का। ये डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। बच्चा जल्दी पढ़ने लग गया, दूसरों से तेज पढ़ रहा है अपनी उम्र के बच्चों से, यानी जो विकास की गति है या दर है वो ज्यादा हो गई, क्योंकि हेरिडिटी जो टैलेंट था उसके अंदर जो नेचुरल दिख रहा था और एनवायरमेंट भी अच्छी किताबें ला करके दे दी, तो ये हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों वाला प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 22वां सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोशलाइजेशन इज करेक्ट। सामाजिकरण के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है ये सामाजिकरण से। देयर इज अ यूनिफॉर्म वे ऑफ सोशलाइजेशन अक्रॉस कल्चर्स। यूनिफॉर्म
कोई बहुत अच्छा चीज होती नहीं है, बस कपड़ों में ठीक होती है। सोशलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच सेवरल एजेंसीज इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन ड्यूरिंग वेरियस टाइम्स इन देयर लाइफ स्पैन। सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय पे अलग अलग भूमिका निभाते हैं। बच्चों को सामाजिक नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके सिखाने के लिए जब वो स्पोर्ट्स एकेडमी में जाता है तो वहाँ के तौर तरीके सीखता है, वो एनसीसी में जाता है तो वहाँ के तौर तरीके सीखता है, वो स्कूल में जाता है तो वहाँ के तौर तरीके सीखता है, नॉर्मल रिश्तेदारों में जाता है तो वहाँ के तौर तरीके सीखता है, दुनिया घूमता है तो वहाँ के तौर तरीके सीखता है, पहनावा सीखता है, खाना पसंद करता है, खाना खाता है, भाषा सीखता है। ये सब सामाजिकरण का ही पार्ट है। बहुत सारी एजेंसीज हैं जो अलग अलग तरह से बच्चे के सामाजिकरण को इन्फ्लुएंस करती हैं। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है या लीनियर प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन क्या है, मीडिया एंड फैमिली आर सेकेंडरी एजेंसी। देखिए फैमिली सेकेंडरी कभी नहीं हो सकती, मीडिया हो सकता है, तो ये गलत हो गया। सेकेंडरी सोशलाइजेशन अकर्स फर्स्ट व्हेन द चिल्ड्रन लर्न देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ये फैमिली में होगा, जब इंडिविजुअल आइडेंटिटी सबसे पहले फैमिली वाला जो सोशलाइजेशन है वो पहले होगा, बाद में जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन एकमात्र सही है। कितने लोग सेकंड ऑप्शन सही दे रहे हैं, फटाफट बताओ कितने? 85। चलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सवाल सही कर ही दे रहे हो। मुझे लगता है थोड़ा और स्पीड में चलेंगे क्योंकि आप लोग जवाब तो दे ही दे रहे हो, और आज का हम थोड़ा टेस्ट के फॉर्म में भी ले जाने वाले। तो मेरा गला बोल चुका है सुबह से, बोल बोल के जवाब दे दिया है, काढ़ा वाड़ा पी के सब कर लिया, अब गला कह रहा है बेटा चुप हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा, है ना। शादी कब कीजिएगा? अमन पढ़ लो, पढ़ाते हुए अच्छी लग रही हूँ, शादी कब कीजिएगा? फुर्सत नहीं मिल रही है छुट्टी पे जाने की, 9 सालों में पहली बार न्यू ईयर मनाने जा रही हूँ कहीं, है शादी करा लो। देखो एक बार, विच वन ऑफ द, बहुत खुश दिख रहे हैं ना शादी करने वाले लोग आसपास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइन मोटर स्किल। आपको पता है जीएस, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस टू फाइन जाते हैं, जीएफ सॉरी, गर्लफ्रेंड नहीं है ये आपकी, ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स ये सीक्वेंस रहता है। ग्रॉस मोटर बड़ी मांसपेशियां, आपकी आर्म्स की, आपकी लेग्स की मसल्स जो हॉपिंग यानी कूदने में इस्तेमाल होंगी, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है। स्थूल गतिक कौशल है ना, रनिंग, इसमें बड़ी मांसपेशियां आपकी टांगों की और आपकी हाथों की, बाहों की जो आपकी मांसपेशियां हैं वो यूज होंगी। क्लाइंबिंग, आप चढ़ाई कर रहे हैं, आप क्लाइंब कर रहे हैं, कोई पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो ये भी ग्रॉस मोटर स्किल का ही उदाहरण है। लेकिन राइटिंग, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन या आपकी फिंगर्स और आई का कोऑर्डिनेशन जहां लगे, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, है ना, सुई में धागा डालना, ये सब आपके आईलाइनर लगाना, ये सब फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है, क्योंकि छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए, आपकी आंखों की और आपके हाथों की मसल्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए। बड़ी मांसपेशियों का जहां कोऑर्डिनेशन चाहिए उसको ग्रॉस मोटर कहते हैं। ये तो आप आंख बंद कर देखना कितने लोगों ने सही दिया है इसमें, तो 84। बहुत दुख की बात है यार, ये तो 100%, चलो मान लेते हैं गलती से भी टाइप हो जाता होगा, तो 95% लोगों तो कम से कम ये सही देना था। इससे आसान सवाल बन कहाँ रहा है दुनिया में, लड्डू क्वेश्चन था ये, लेकिन आता है एक नंबर में अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये क्या कहता है, इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम व्हाट ऑल वुड बी अ सोर्स ऑफ नॉलेज। एक सामाजिक संरचनावादी कक्षा में, जो वाइगॉत्स्की की कक्षा होगी, जहां बच्चे ग्रुप में सीख रहे होंगे, कुछ इंटरेक्शन करके सीख रहे होंगे, समाज के साथ इंटरेक्शन में सीख रहे होंगे, है ना। आपको मेरा मैसेज नहीं दिख रहा, शिवानी नहीं दिख रहा भाई, अब आपने कुछ लिखा नहीं, बस रो रहे हो इसमें, ये दिख गया है। और फटाफट से जवाब दो, और 4-6 सवाल हैं इसके बाद, फिर आप अपने घर और मैं अपने घर, आई मीन अपने अपने घर ही हैं हम लोग, ऑफिस से तो मैं आई गई हूँ। मैम सुपर टेट का बैच, सुपर टेट पे फाइनल न्यूज़ आने दो, अभी वो एग्जैक्ट न्यूज़ है भी नहीं, अलग अलग न्यूज़पेपर्स अलग अलग बातें छापे जा रहे हैं, तो अभी उसको आने तो दो, पहले सिलेबस निकालने दो ना, यूपी टेट का कुछ आते पते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम व्हाट ऑल वुड बी अ सोर्स ऑफ नॉलेज, जहां बच्चे ग्रुप में एक्टिव होंगे या समाज के साथ जुड़े होंगे, सिंपल बात, ग्रुप में एक्टिव नहीं भी होंगे तो समाज के साथ किसी ना किसी तरह से सक्रिय होंगे, इंटरेक्शन में होंगे। न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, हाँ भाई आपको पता चलता है आसपास क्या चल रहा है। पीयर्स यानी आपके साथी समूह, ग्रुप के माध्यम से, यस। टेक्स्ट बुक के माध्यम से भी आपको अलग अलग चीजें पता चलती हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है। फोक टेल्स, जो आपकी लोक कथाएं हैं, कितनी सारी कहानियां हैं जो चलती हैं, तो उनसे भी आपको समाज के बारे में पता लगता है। और इंटरेक्शन कर रहे हैं, दादी नानी से आप कहानी सुन रहे हैं, तो सोशल इंटरेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। न्यूज़पेपर से डायरेक्ट वन वे ना, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 वे हो रहा होगा रियल टाइम में, बट इंटरेक्शन तो हो रहा है, दुनिया की खबर तो आपको मिल रही है, चीजें तो आप जान रहे हैं, ऐसी टेक्स्ट बुक या फोक टेल्स से भी मिल रही है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। 72% लोग सही जवाब दे रहे हैं। सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये नहीं कि हर टाइम ग्रुप में ही मिलेंगे बच्चे, किसी भी ऑप्शन को आप नकार नहीं सकते हो ना, है तो चारों ही पॉजिटिव। A student is likely to experience dash when attribution for success is considered internal and dash when attribution for failure is considered external। ये जवाब अगर आप लोग 70% लोग भी सही दे देंगे तो मैं मान जाऊंगी आप लोगों को कि हाँ आपकी तैयारी
सही दिशा में जा रही है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पढ़ के बस सही तरीके से जवाब देना मुश्किल है। मुश्किल भी नहीं है, मतलब उसमें आप थोड़ा पैनिक कर जाते हैं। सिर्फ 51% लोग कह रहे हैं और वो भी गलत कह रहे हैं। दिखाना इसका रेशो, मैं देखती हूँ, रुको। तो अगर मैं देखूं यहां तो सही जवाब देने वालों की जो संख्या है वो है सिर्फ 36%। वो भी तब बदल रहे हो आप लोग ग्रेड के जैसे जब मैंने कह दिया कि गलत दे रहे हो। 53% लोग जवाब देख रहे हो, तुक्के लगा रहे हो। A student is likely to experience dash when attribution for success, यानी उसकी जीत का जो श्रेय है वो आप इंटरनली आरोपित कर रहे हो कि यार तुमने बहुत मेहनत की इसलिए तुम जीते हो। तो प्राइड महसूस होगा बच्चे को, गर्व की भावना आएगी, हाँ यार मेहनत की और जीते हैं, तो प्राइड की भावना आएगी। अब प्राइड तो हमने ऐसा सुना है अपने कल्चर में जैसे गर्व करना तो बड़ी खराब बात है। भाई अपनी मेहनत पर गर्व करना बड़ी खराब बात है जैसे, तो वो बेवकूफी है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो वो बहुत समझदारी की बात नहीं है, ठीक है ना। एंड डैश क्योंकि आपने इंटरनल रखा है ना, अगर आप फेल होते तब भी आप यही कहते कि मेरी मेहनत में कमी रह गई थी। टीचर में कमी नहीं ढूंढते या आप सिस्टम में कमी नहीं ढूंढते, समझ रहे हो। एंड डैश क्योंकि सिस्टम सबके लिए एक ही जैसा है। एंड डैश व्हेन एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर इज कंसिडर्ड एक्सटर्नल, अगर आप फेलियर का रीजन बाहर रख दोगे तो आपको आएगा गुस्सा कि सिस्टम ने फेल करा दिया, सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ था, पेपर ऑनलाइन था। भाई जो कि सही भी हो सकता है कई बार, लेकिन अगर आपने एट्रीब्यूशन बाहर रखा तो आपको आएगा गुस्सा, क्योंकि बाहर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इंटरनल फैक्टर्स को ही कंट्रोल कर सकते हो, खुद को ही कंट्रोल कर सकते हो कि समय कम है लेकिन आपकी स्पीड तेज है तो आपने पेपर कर लिया पूरा। तो ये आपका एंगर आएगा आपके अंदर अगर आपने फेलियर को बाहर डायरेक्ट कर दिया और जो सक्सेस है उसको इंटरनली कि मेरी मेहनत से हुआ है तो आपको गर्व महसूस होगा। और अगर फेलियर को आपने बाहर डाल दिया तो आपको क्रोध आएगा, क्योंकि फिर दुनिया की वजह से फेल हुए हो, आप जीते हो तो अपनी वजह से जीते हो। तो ये प्राइड और एंगर का गेम चलेगा। अगर यहां पे आपने इंटरनल डाला होता फेलियर को भी, तो हो सकता है आप शेम महसूस कर रहे होते या एंग्जाइटी महसूस कर रहे होते। तो एक ही कॉम्बिनेशन है जो यहां सही बचता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस का खेल है कि जैसे आप सोचते हैं उस तरह से आपके इमोशंस, फिर जो थिंकिंग है, कॉग्निशन है आपका, वो इमोशंस को प्रभावित करता है। चिल्ड्रन इन डैश स्टेज कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स मेंटली बट द प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स हैव टू बी रिलेटेड टू मटेरियल्स एंड नॉट सिंबल्स, यानी बच्चा मेंटली मानसिक रूप से समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है, बट समस्या जो है वो पूरी तरह से मेंटल नहीं होनी चाहिए, वो बाहर मटीरियलिस्टिक या मटीरियल्स होने चाहिए, रिलेटेड टू मटीरियल्स एंड नॉट सिंबल्स। कि सिंबल्स के मान लो एक्स का मान इतना है, ये नहीं होना चाहिए। मानना ना पड़े, बच्चे को दिखे कि 2 सेब हैं, 2 में से 1 चला गया, ये 20 सेब हैं, 5 दे दिए एक बच्चे को, 5 दे दिए एक बच्चे को, 4 बच्चों में बराबर बांट दिए तो कितने बचे, तो या कितने गए होंगे, तो आप कहोगे भाई 5-5 सेब 4 ग्रुप में बांट दिए आपने, या 4 बच्चों को बांट दिए। तो वो मटेरियल या कॉन्क्रीट मटेरियल टच एंड फील कर सकता है जिस चीज को, उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा बच्चा, उतना लॉजिक उसमें आ चुका है। 7 से 11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अगर सिंबल्स को सिंबल्स की जगह रख के सॉल्व कर पाता तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल हो जाता है ना, और सिंबॉलिक थॉट पहली बार आ रहा होता तो प्री ऑपरेशनल हो जाता, ठीक है। तो ये 3 चीजों में डिफरेंस है। आगे बढ़ेंगे, पियाजे का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। वाइल पियाजे व्यूज चिल्ड्रन एज डैश, वाइगॉत्स्की व्यूज चिल्ड्रन एज डैश। जहां पियाजे बच्चों को कैसे देखते हैं, एक्टिव ही देखेंगे, एक्टिव देखेंगे, पैसिव तो नहीं देखेंगे ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो आप पहले ही हटा दो भाई, ये दोनों ऑप्शन तो हट ही गए, क्योंकि बच्चे को निष्क्रिय तो ना पियाजे देखते हैं ना वाइगॉत्स्की देखते हैं, तो सेंस ही नहीं बनता इनका, तो ये पिक्चर से ही बाहर हो गए। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, दोनों में से चूज करना है आपको। 83% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, देख लेते हैं। वाइल पियाजे व्यूज चिल्ड्रन एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज, यानी आइडियाज पे वर्क करना, उनको चेंज करना, उनमें हेरफेर करना, हाँ सही बात है, एक्टिवली, दोनों बातें सही हैं। वाइगॉत्स्की व्यूज चिल्ड्रन एज पैसिव इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, पैसिव नहीं देखेंगे वाइगॉत्स्की और पियाजे में। ये तो कॉमन बात है कि दोनों बच्चे को एक्टिव रखते हैं, एक समाज में और एक एनवायरमेंट में। तो एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज और एक्टिव इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक संदर्भों में, डिबेट में, डिस्कशन में, ग्रुप में बच्चे सीख रहे हैं। सेकंड ऑप्शन 92% लोग सही जवाब दे रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि भैया आपने जो है, वेरी क्या होता है वैसे, प्राउड ऑफ यू ही ठीक था, है ना, ये सुपरफ्लुअस बना दिया हमने इसको। 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फटाफट से जवाब दीजिएगा। ऑर्थोपेडिकली इंपेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, यानी जिन बच्चों को अस्थि बधिर बच्चे या फिर जिनको हड्डियों से संबंधित समस्या होती है, जिन बच्चों को ऑर्थोपेडिक्स की इंपेयरमेंट होता है, उनको क्या होने की संभावना बढ़ जाएगी। बहुत बड़े सृजन। तो डिस्ग्रेफिया, डिस्थीमिया, डिस्थीमिया थोड़ा सा मेंटल स्टेट है कि एक माइल्ड डिप्रेशन जैसा महसूस
हो रहा है व्यक्ति को, सब उजड़ा उजड़ा लगेगा, जैसे यूटोपिया में सब बढ़िया बढ़िया लगता है, ये डिस्टोपिया डिस्थीमिया टाइप की स्थिति है जहां नेगेटिव इमोशंस आप फील कर रहे हैं, एक माइल्ड डिप्रेशन जैसा आपको महसूस हो रहा है। डिसकैलकुलिया तो कैलकुलेशन से संबंधित है, ये तो मेंटली है, फिजिकल या हड्डियों का इसमें क्या रोल है ना, फिजिकल तो इसमें कुछ करना नहीं। डिसलेक्सिया भी पढ़ने से संबंधित है, इसमें भी कोई फिजिकल एक्टिविटी का लेना देना नहीं है, ऑप्शन ही एक बचेगा। बड़ी शर्म की बात है 70% लोग सेकंड ऑप्शन पे लगे पड़े हैं भाई। ऑर्थोपेडिक्स, हड्डियों की दिक्कत, हाथ पैरों में दिक्कत हो सकती है, जोड़ों में दिक्कत हो सकती है, तो पेन पकड़ने में, पेन चलाने में दिक्कत हो सकती है। डिस्ग्रेफिया की तो संभावना है भी, डिस्थीमिया की कैसे है कि ये नया सा लग रहा है, चलो इसी पे लगा देते हैं। घूम गए हो एक इतने प्यारे से सवाल में। देखना 1 कितने लोग दे रहे हैं जवाब, मात्र 24% लोग, वो भी मेरे इतना कहने के बाद बढ़े होंगे, 24% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बाकी सब गलत जवाब दे रहे हैं। डिस्थीमिया डिप्रेसिव फीलिंग है अपने आप में एक तरह की, ये मेंटल स्टेट से संबंधित है, हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं है कुछ। अगर हड्डियों में या जोड़ों में कोई समस्या है तो उसकी वजह से लिखने में दिक्कत आ सकती है, बच्चों को पेन पकड़ने में दिक्कत आ सकती है, मूवमेंट में दिक्कत आ सकती है, जिसके कारण डिस्ग्रेफिया हो सकता है, यानी लेखन संबंधी विकार तो संभव है। या अगर डिस्प्रेक्सिया ऑप्शन में होता तो सिंपल फिर तो आंसर हो ही जाता है ना, कि वो भी मोटर स्किल्स के कोऑर्डिनेशन से ही संबंधित होती है। लेकिन अगर जिसका मोटर स्किल्स का कोऑर्डिनेशन, यानी मान लो डिस्प्रेक्सिया है, तो उसको लिखने में भी तो दिक्कत हो सकती है। तो एक ही ऑप्शन सही बच रहा था आसपास का, आपने तुक्के लगा डाले, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा क्या कह रहा है ये। एज पर जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मैंने डाले हैं जान करके क्वेश्चन पियाजे के, पियाजे वाइगोत्स्की से 6 क्वेश्चन आ जा रहे हैं मिल के, है ना, अभी लास्ट पेपर ही उठा के देख लो। एज पर जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन क्लियरली अंडरस्टैंड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखना ध्यान से पढ़ना, मोस्ट चिल्ड्रन क्लियरली अंडरस्टैंड, यानी कंप्लीट क्लैरिटी आ जाती है, स्पष्ट रूप से वर्तमान, भूत और भविष्य को समझने लगते हैं। यानी कल जो गया है, जाने वाला कल, पास्ट वाला, भूतकाल वाला कल, आने वाला कल, भविष्य, और जो प्रेजेंट में आज है यानी वर्तमान, इन तीनों की क्लियर कट समझ बच्चे में आ जाती है। किस स्टेज में? शाबाश, बहुत बढ़िया, 57% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। जरा मैं एक बार देख लेती हूं कि आप लोग, इतना बेसिक सवाल है ये, और 30% लोग ही सही जवाब दे रहे हैं, बाकी सब गड्ढे में है इस समय। अभी के लिए ठीक कर लेंगे, निकाल लेंगे गड्ढे से, कोई बात नहीं, इसीलिए पढ़ रहे हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो रहा है। यानी 56% लोग कह रहे हैं कि आंसर जो है ये होगा। कितना, 20% कितना है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल? 30%। अब 32% है ये स्थिति जो है यहां है, मतलब सही जवाब इसका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल नहीं है। बाकी सबकी तो काउंटिंग ही क्या करें। मैं एक बार को बहुत अच्छा मान लेती आप लोगों को, अगर 56% लोग जवाब ये दे रहे होते, इसकी संभावना फिर भी ज्यादा थी। एनीवे, देखो सेंसरी मोटर का तो कोई लेना देना है नहीं, जन्म से 2 वर्ष के बच्चे को तो अपना ही पता, अपनी ही सेंसेस एक्टिविटीज कर ले, वो सब बहुत बढ़िया है, इतना ही इनफ हो जाएगा। देखिए पास्ट प्रेजेंट की समझ आनी कहां शुरू हो जाती है, बिगिंस तो यहीं पे, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 में उसको आइडिया लगने लगता है, बस उतना क्लियर नहीं होता जितना 7 से 11 में क्लैरिटी आ जाती है। अब ये मत कहना 11 से 15 में और क्लैरिटी आएगी नेक्स्ट स्टेज में, यहां आ चुकी है उसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की समझ। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्लियर समझ आ जाती है। शुरुआत कहां से हो जाती है? तो शुरुआत तो यहीं पे, जो बेसिक समझ एक आ जाती है वो 2 से 7 में ही आ जाती है, लेकिन क्लियर समझ जो है वो 7 से 11 में, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, आखिरी सवाल है आज का। एडोलेसेंट्स में एक्सपीरियंस, यानी किशोर अनुभव कर सकते हैं डैश। तभी मैंने कहा था आज 25 नंबर ले आए तो धुरंधर ही हो फिर आप। एडोलेसेंट्स में एक्सपीरियंस मतलब इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, बट जैसी हरकतें आप कर दे रहे हो तो कहीं ना कहीं 5 गलतियां कर दोगे, है ना। एडोलेसेंट्स में एक्सपीरियंस यानी किशोर अनुभव करते हैं, 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं क्या अनुभव करते हैं? फीलिंग ऑफ सेशिएशन अबाउट लाइफ, यानी भर गया, तृप्ति हो गई। मुझे होता है कभी कभी, होना नहीं चाहिए वैसे इस एज में, बट होता है बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स। हो भी सकता है, मतलब होना नहीं चाहिए भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी मैस्लो की हायरार्की में नीड्स के स्तर हैं काफी हद तक सेटल्ड ही हैं, तो ऐसा लग सकता है कि जीवन के बारे में तृप्ति की भावना, हालांकि भूख रहनी चाहिए, बट ऐसा 12 से 18 में तो नहीं होगा। उसको तो गाड़ी भी लेनी है, बंगला भी लेना है, दोस्तों के साथ फॉरेन ट्रिप पे भी जाना है, सब करना है 12 से 18 वाले को। तो टीनेजर है वो, तो उसको तो नेता भी बनना है, अभी तो करियर में क्या करना है यही नहीं पता। तो तृप्ति कहां से आ गई, है ना। तृप्ति डिमरी की बात नहीं कर रहे हैं, एनिमल मूवी मत चले जाइएगा प्लीज। तृप्ति से मतलब यहां सेसिएशन से है, यानी भर गया मन, ठीक है ना। तो ये फीलिंग ऑफ सेसिएशन अबाउट लाइफ ये इस उम्र में नहीं आती, ये कहीं बुढ़ापे में जाकर के आएगी। आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, बहुत सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पथ पे चल रहे हैं, तब ऐसा लगे तो समझ में आता है। एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, ये तो बेचारे अभी यही हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस है, मैं करूंगा क्या,
मैं हूं कौन, मुझे लोग बड़ा समझ रहे हैं, बच्चा समझ रहे हैं, मुझे आइडेंटिटी क्या होगी, मेरी करियर क्या परस्यू करूंगा, है ना, प्रेम कहां होगा, ये सब बातों में वो तो अभी है, अपने बारे में चिंता है, खुद से निकले तो सोचे ना। फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, बचपन में किए गए पापों के प्रति भय की भावना, बकवास बात है एकदम, ये बाबा बंगाली टाइप बात है, इससे दूर रहें, इसका यहाँ एक्चुअल रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। फिर आता है फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसके लिए अभी बहुत पापड़ बेलने हैं, अभी तो बच्चे को अपना पर्पस नहीं पता, वो किस चीज में अच्छा है, किस फील्ड में जाएगा, क्या सच क्या झूठ, है ना, वो जो बाकी की स्टेजेस हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स बहुत हद तक पूरी नहीं हुई है, रोटी कपड़ा मकान, पिताजी अगर घर से निकाल दें या माता जी, तो पता नहीं है कि 4 दिन बाबू सोना कहाँ कहेंगे, वो तो फिजियोलॉजिकल नीड्स पिताजी ने पूरी की हुई हैं, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो अभी, या माता जी ने पूरी की हुई है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो अभी बहुत दूर है। तो आपकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो तो हाईएस्ट लेवल है कि आप पर्पस तलाश रहे हैं, आपका हाईएस्ट पोटेंशियल क्या हो सकता है वो आप कर रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, मतलब जानना चाह रहे हैं खुद को। तो अगर हम देखें फिजियोलॉजिकल नीड्स या सेफ्टी नीड्स, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स, फिर सेल्फ एस्टीम की, समाज में थोड़ी इज्जत चाहिए, फिर कहीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जाकर के आएगा कि आपके सेफ्टी वेफ्टी हो गई, 4 पैसे कमा लिए, इज्जत कमा ली, सब कर लिया, अब क्या है, ठीक है ना, इसमें तो गलती कर दे रहे हो, लेंदी तो छोड़ ही दो। एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, बच्चे जो हैं अपने ही करियर को लेकर के एंशियस हैं। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए ये आप पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, वो मैं अनाउंस कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। 27 30 में से 30 भी आए हैं, वाह। 24 16